लेकिन मुझे लगता है कि मेड इन चाइना नहीं, करोड़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और वो इस कोरोना काल से उसकी शुरुआत हो, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, ये कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल सटीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदेव, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं स्वामी रामदेव, और आपने उनसे सुना कि कोरोना काल में किस तरह स्वदेशी की राह पर देश आगे बढ़ सकता है। और इसी बात को प्रधानमंत्री ने कल कहा जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। बहुत से ऐसे हैं जो 20 लाख करोड़ के इस पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत से सवालों का जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, लेकिन स्वदेशी ही आगे की राह है, इसी की उम्मीद इस वक्त देश कर रहा है। लेकिन फिर भी स्वदेशी की इस राह पर सवाल क्यों, इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। मोदी का कोरोना से रण, देश ने लिया स्वदेशी का प्रण। मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन इंडिया से नाता जोड़ो। कोरोना से दुनिया कांप रही है, लेकिन देश ने विकास के पहिए पर सरपट दौड़ने के लिए टॉप गियर लगा लिया है। कोरोना काल में भी देश आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर चल दिया है। अब कोरोना फैलाने वाले चीन की नहीं, इंडिया की चलेगी। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया बिकेगा। पीएम मोदी की अपील पर अमित शाह ने पहला कदम भी बढ़ा दिया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में अब स्वदेशी चीजें ही बिकेंगी। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों के कान में नया मंत्र फूंक तो दिया है, लेकिन हम सबको भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की इस मुहिम में जी जान से जुटना होगा। लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। एशिया से चीन की आर्थिक बादशाहत अब खत्म होने वाली है। नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत दुनिया में डंका बजाने वाला है। कोरोना काल में सरकार ने भी अपनी आर्थिक तिजोरी खोल दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब 130 करोड़ देशवासियों के सहयोग से देश विकास की बुलेट ट्रेन पर सरपट दौड़ता नजर आएगा। और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान है, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सांगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत को समय देने के लिए। प्रधानमंत्री ने आप सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, जिसके बाद कल उन्होंने आकर एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि किस तरह से आगे बढ़ने की राह इस कोरोना के समय में, जो प्रधानमंत्री ने कहा लोकल पर वोकल हो जाइए, किस तरह से जो देश में बन रही हैं चीजें, मेक इन इंडिया, ये कितना महत्वपूर्ण होगा इस राह में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी एक ऐसी स्थिति है जहां पे जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस का हमें अपॉर्चुनिटी हमें उठाना होगा। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 125 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, तो अगर हम लोग अपने इकोनॉमी को और हमारे फैक्ट्रीज, हमारे प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ा सके, और जो जो हमारे यहाँ पे कंजम्पशन की जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम लोग लोकल प्रोडक्शन बढ़ा सके, तो इसका फायदा हमारे लोगों को ही होगा। आप लोगों ने प्रधानमंत्री, आप लोगों
की भी आप लोगों ने मांग की होगी। सबको इस वक्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज चाहिए, लेकिन किस तरह से इस कोरोना के समय भारत एक बार फिर अपने बूते पर, जो बात प्रधानमंत्री ने कही, अपने पैरों पर आगे बढ़ सकता है और लीड कर सकता है? प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या कुछ कहा जब यह बातचीत हुई थी? सबसे पहली बात तो यही है कि सरकार, भारत सरकार की तरफ से जिस तरह का हमारा एक्सपेक्टेशन था और प्रधानमंत्री से जो एक्सपेक्टेशन था, मैं बहुत खुश हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप लिया। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे जो मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने किस तरह अभी इस सिचुएशन में स्टेट्स को आगे बढ़कर अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने होंगे। इस पूरी सिचुएशन का बिल्कुल एक एडवांटेज लेना होगा और पूरे देश को, इनफैक्ट अगर आप दुनिया का सिचुएशन देखें तो भारत इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे बन के उभर सकता है और इसका अपॉर्चुनिटी हम लोग ले सकते हैं। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कई बार हमारी मीटिंग में उन्होंने कहा और मेरे ख्याल से ये जो स्टिमुलस पैकेज जो निकला है, ये इनके जो स्टेटमेंट्स और इनका जो विजन है उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। और आप आगे की राह सांगमा जी कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी की कॉल दी है और साथ ही साथ आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पहली कड़ी उसकी हमने देखी है। आने वाले समय में इस स्वदेशी की कॉल को और इस आर्थिक पैकेज को मिलाकर मेड इन इंडिया गूंजे, मेड इन चाइना ना गूंजे, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और इसका जो है फायदा उठाने के लिए भारत सरकार का एक रोल रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। बिल्कुल, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर पॉलिसी नहीं बनाएंगे और जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स जो है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल कंपनियों को साथ लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इसका हम लोग पूरा फायदा नहीं उठा सकते। तो मेरे स्टेट की तरफ से भी हम लोगों ने एक इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाया है। हम लोगों ने सबसे ज्यादा फार्मिंग, एग्रीकल्चर कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, इन चीजों में हमने बहुत जोर दिया है और मेरे ख्याल से 10-15 दिन के गैप में ही हमारे नए जो हमारे स्टेप्स हैं, कैसे पॉलिसीज हैं, हम लोग इसमें बाहर निकलेंगे हम लोग और नए पॉलिसीज अनाउंस करेंगे। तो ये सही समय है और मैं एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार का मैं सभी स्टेटों की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। जी कॉनराड जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, क्योंकि आगे की राह मुश्किल जरूर है लेकिन हम लोग सफल होकर निकलेंगे बतौर भारतीय, साथ में जुटकर इस लड़ाई को जीतेंगे, यही उम्मीद और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता नेता के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं और साथ ही इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी को मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं, प्रोफेसर डीके गिरी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही तारिक अहमद लारी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं प्रेम कुमार जी आपसे और साथ ही प्रीति आपसे। मुझे एक बात बताइए प्रेम कुमार जी, पहले तो लगातार कहते रहे आप लोग कि कोई घोषणा नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कोई ऐलान नहीं है। अब जब ऐलान हो गया, पैकेज भी मिल गया, तो वो काफी नहीं है। ये सवाल लगातार बने रहेंगे क्या? देखिए, पैकेज की घोषणा हम लोग हमेशा से करते रहे कि दूसरे तमाम देशों में जब 10%, 8%, 15% जीडीपी की घोषणा हो रही है तो हमारे यहाँ घोषणा में लेट क्यों हो रहा है? 51 दिन लग गए घोषणा होने में, आज उसका एक स्वरूप देखने को मिला है। ये राहत पैकेज के रूप में सामने नहीं आया। देखिए, जो घोषणा 6 मार्च को
आरबीआई ने कर दिया था 2.8 लाख करोड़ का, उसको भी इस पैकेज में शामिल कर दिया गया। तब तो कोरोना भी नहीं था। देखिए, ये आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए जो आर्थिक मेजर्स उठाए जाते हैं, वो मेजर्स और कोरोना पैकेज, राहत पैकेज में फर्क होना चाहिए था। हम एमएसएमई को लोन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको कम इंटरेस्ट पर देने की बात नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट घटाने की बात नहीं कर रहे, हम उसके पूरा सूद लेंगे। ये कौन सा राहत पैकेज है? हम ईपीएफ में बात कर रहे हैं कि राहत देंगे जिसका फायदा हमको साल भर बाद मिलेगा, लेकिन हम तत्काल राहत नहीं दे रहे। अरे जिसके पैर में फोड़े हैं, जिसके पेट में अनाज नहीं है, जो भूखे चल रहा है, तत्काल राहत नहीं दे रहे हैं, ये गुमराह करने वाली बात है। सुनिए, तत्काल राहत की क्या बात होती है? जब 41 करोड़ अकाउंट्स में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए पैसे पहुंचाए गए, तो इसको डायरेक्ट बेनिफिट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सर, मुझे बस ये बता दीजिए, बैंक खातों में सीधा पैसा डालना, जी मैं तो बहुत तुरंत समाधान देना है कि नहीं देना है, ये बताइए मुझे प्रेम कुमार जी। देखिए, ये फायदा नहीं है। घोषणा हुई कि इतने करोड़ रुपए डाले गए, ये कहा गया कि इतने अनाज बांटे गए, इसके बावजूद ये मजदूर पैदल चल रहे हैं ना, नहीं, इसके बावजूद ये भूखे मर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, अगर वो 41 करोड़ की जगह कहती कि कोई अकाउंट्स में अभी पैसे नहीं डाले गए, तो आप कहते क्यों नहीं डाले गए? अब वो ये बता रही हैं कि किस तरह से कैश ट्रांसफर किया गया और फायदा पहुंचाया गया, तो आप पूछ रहे हैं, आप और सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़े सही हैं। क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से कोई फायदा नहीं होता है? आम किसान को, गरीब को? प्रीति, हम जब सुचारिता जी मैं प्रीति पांडे को सुन लूं, उसके बाद आपके सवाल पर रोज कसम खा के आते हैं कि भारत सरकार कुछ भी कर ले, मोदी जी कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री हमारे देश का कुछ भी कर ले, कितना से कितना बड़ा राहत पैकेज दे दे, पूरा विश्व कोरोना के टाइम पे भारत की तरफ जो है आस की निगाह से देखे, कुछ लोगों को सिर्फ देश की बुराइयां करनी होती है। जो पैकेज ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, देखिए कोरोना के लिए पहले से सब लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसी कोई बीमारी या आपदा पूरे विश्व में आएगी, और किस तरीके से पूरा विश्व इसके जूझ रहा है। इसके बावजूद भारत बहुत हद तक सफल रहा है। और जिन मजदूरों की ये बात कर रहे हैं, तो हमारी फाउंडेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये धरातल पे कितना जाते हैं नेता मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग जिस तरह से लगातार वहां पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं सुचेता जी, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो यूपी के, बिहार के, बार के मजदूर जो यहाँ पे रह रहे हैं, सबके खातों में उनके परिवारों में पैसे आए, चाहे बिहार में केंद्र सरकार, चाहे यूपी में, हर जगह। और इतना बड़ा पैकेज, सुनिए, सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, आप लोग सुबह शाम रात कसम ही खा के आते हैं भारत सरकार की बुराई करने के लिए। इतना बड़ा पैकेज भारत सरकार ने, चाहे वो छोटी, प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, प्रेम कुमार जी, सुनिए, आप प्रीति पांडे को तो सुन नहीं रहे हैं, आप प्रीति पांडे को तो नहीं सुन रहे हैं। अशोक गहलोत भी गलत बोल रहे हैं क्या? अशोक गहलोत भी झूठे हैं? वो भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस पैकेज की। बोलिए, अशोक गहलोत भी गलत है, उन्हें भी जानकारी नहीं है, मिलिंद देवड़ा को भी जानकारी नहीं है, वो भी गलत बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। बोलिए ना, बोलिए प्रेम कुमार जी। अब आप चुप हो जाएंगे, अब आप चुप हो जाएंगे, अब नहीं बोलेंगे, परिवारों में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे, बात नहीं बोलेंगे। प्रेम कुमार जी से लिस्ट, मैं हजारों मजदूरों की लिस्ट दे सकती हूँ सुचेता जी, जिनकी स्पेसिफिक बात क्या होती है सर? और स्पेसिफिक बात क्या होती है? एक मिनट प्रीति, एक मिनट, स्पेसिफिक बात क्या होती है? मैंने कहा कि कल पैकेज के ऐलान के बाद, घोषणा के ऐलान के बाद, अगर अशोक गहलोत तारीफ करते हैं तो वो गलत है, तो बोलिए गलत है, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं पता है, बोल दीजिए फिर। तारीफ तो मैंने भी की थी, कि 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान बहुत बढ़िया वेलकम फैसला है और हम इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब इसका बाइफर्केशन आता है और हम देखते हैं कि तत्काल उस वर्ग को राहत नहीं, बाइफर्केशन अभी आ गया क्या? आज तो एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अभी तो कई और आनी है, और एक एक करके पूरा विवरण होगा। प्रेम कुमार जी, ये आती रही, सुचेता जी, इनको प्लीज बताइए, इनको बताइए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें आप विरोध लोगों के लिए उनकी मैं प्रोफेसर रागी और सतीश प्रकाश जी को ले रही हूँ, हिंदुस्तान के, मैं प्रोफेसर रागी और सतीश प्रकाश जी को ले रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क। मैं प्रोफेसर रागी, सिर्फ विरोध के लिए विरोध है क्या? सिर्फ विरोध के लिए विरोध है क्या? देखिए, दो बातें समझ लीजिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने एक रोड मैप भारत के लिए तैयार किया है, वो इसलिए तैयार किया क्योंकि जो नेहरूवियन ढांचा था
डेवलपमेंट का जो मॉडल था वो इस ढंग से कोलैप्स किया, वो देखने लायक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और जो उत्तर प्रदेश, आप देख रहे हैं कि पूरे देश को मजदूर सप्लाई कर रहा है, लेबर सप्लायर के तौर पर डेवलप हुआ है। हमने शहरों की तरफ सारा का सारा ध्यान दिया। हमने जो गांधी और दीनदयाल का अर्थशास्त्र था, ग्रामीण डिसेंट्रलाइजेशन का, स्वदेशी का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम लेवल पे जो उद्योग खड़े होने चाहिए थे, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूर जो है वो पलायन करके भाग रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, स्वदेशी की योजना, नए भारत का संकल्प और नए भारत का व्याकरण गढ़ने जा रही है। दूसरी बात, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस यही पार्टी है जो कहती थी, जिसके प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसा क्या पेड़ों पर फलता है। अभी ये चाहते हैं कि सारे लोगों के हाथ में जिनके सारे कैश ट्रांसफर किया जाए। अरे भाई, कैश ट्रांसफर का एक यदि आपने लगातार किया तो आपके पास बचेगा क्या जी? आप मार्केट में जितना पैसा सर्कुलेट करना है लिक्विडिटी के लिए, वो तो सरकार कर ही रही है। वो तो 65,000 करोड़ राहुल गांधी ने कहा था, उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया गया है उसमें। लेकिन मैं तो सतीश प्रकाश जी से पूछूंगी कि देश के स्वदेशी को चौपट किसने किया? हो सकता है आज मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना क्यों है? मेड इन इंडिया क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? मुझे ये बताइए, देश के स्वदेशी को किसने चौपट किया? सतीश जी, कांग्रेस पार्टी ने अब देखिए सुचारिता जी, हाँ, सुनिए ना, आधारशिला रखी, वो एक थोथी विकासशील के आधार थी। उन्होंने गांधी को त्याग दिया। जो सुचारिता जी, मजाक उड़ाया। जो सबसे बड़े ठेकेदार है स्वदेशी के, हाँ, ये जवाब तो वही दे सकते हैं ना, जिन्होंने मेड इन इंडिया की बात की। वो मेड इन चाइना कैसे बना, ये तो आपको विचार करना पड़ेगा ना। सर, मैं तो पिछले 65-70 साल की बात कर रही हूं। अभी आपने प्रोफेसर रागी को नहीं सुना? स्वदेशी को तो आगे लेकर गांधी जी बढ़े थे, फिर वो रास्ते में स्वदेशी कहां पीछे छूट गया? कहां पीछे छूट गया सतीश जी? नेहरू। अब आज जो है नेहरू ने, आपको बाकी पुराने साल भूल जाते हैं। आप पिछले 5 सालों की ही बात करते रहेंगे। आप सुनिए ना, आप बात सुन नहीं रही ना। अच्छा, बोलिए ना, आप बोलिए ना, फिर आप ही बोलिए ना, फिर मुझसे पूछ क्यों रही आप मुझे ये बताइए कि अगर गांधीवाद इतना ही अच्छा था तो गांधी के विचारों की हत्या क्यों हुई? गांधी की हत्या कोई मुद्दा ये नहीं है, छोड़िए इन बातों को। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी को मारा किसने? आप मुझे ये बताइए कि आपका नारा था मेड इन इंडिया, वो मेड इन इंडिया का नारा जो है मेड इन चाइना में कैसे बदला? पूरी करने के लिए विवश हैं। आप मजदूर बनकर आ गए। जो देसी फर्में थी उनको सरकारी सब्सिडी तो आपने दे दी, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं रखा कर्नाटक की क्यों नहीं जो हालत जो घरेलू। एक मिनट प्रोफेसर आगे 1 मिनट सुन लीजिए सतीश जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद आऊंगी आपके पास। सतीश जी को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए जी। सतीश जी, मुझे तो बस ये खलता है। सतीश जी, मेरी बात का जवाब आपने दे दिया जी। हाँ सतीश जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आज सतीश प्रकाश खादी में क्यों नहीं है? आज सतीश प्रकाश क्यों खादी में नहीं है? उस खादी को किस तरह से उसकी दुर्दशा हुई भारत में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो बार बार पूछूंगी, स्वदेशी का क्या हुआ? आज जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो क्यों प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ा है कि इस समय में स्वदेशी को उठाओ? वही राह दिखाएगा। भारत में खादी इसलिए पॉपुलर नहीं हुई कि भारत में जो खादी बन रही थी वो जातिवाद के चरखे में उसको तका जा रहा था। जातिवाद के चरखे से तके हुए सूत से बन रही थी, इसलिए इस देश में खादी कभी पॉपुलर नहीं हो सकी। अच्छा, तो कौन है उस जातिवाद का जिम्मेदार? खादी कम खा दिया जाए। कौन है उस जातिवाद का जिम्मेदार? आपने खादी को जाति से जोड़ दिया और फिर उस जाति को भी तो किसी से जोड़िए। कौन कर रहा था जातिवाद की राजनीति? कौन कर रहा था जातिवाद की राजनीति?
अरे भाई ये तो मोदी जी बताए। अभी भी सतीश प्रकाश एक बात बताइए, छोड़िए। मजदूरों के लिए संवेदनशील होइए, ये घटिया राजनीति बंद कीजिए। भाई मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, करने में सारे समाज का योगदान होना चाहिए। ये रोज की जातीय नौटंकी जो है इस देश को बर्बाद कर रखा है। यही तो बात है। मैं तो अभी भी जब आपसे बात कर रही हूँ, मेरे स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मुझे दिख रहे हैं खादी जैकेट पहने हुए। मैं आपसे एक बात कह दूं, इस वक्त भी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री दिख रहे हैं खादी जैकेट पहने हुए, और इन पिछले कुछ सालों में खादी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी प्रधानमंत्री हैं। मैं ये भी कह दूं, कोई आप में से ना माने तो बताइए, आप में से कोई ना कहे तो बताइए। अरे 10 लाख की खादी कोट पहनने वाले लोग, आप खादी की बात करते हो, फर्जी लोगों की बात करते हो, आप गलत चीजों को उभार रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, मुझे तो ये बता दीजिए, आप सवाल उठाने वाले, आपने कितनी बार पहनी खादी? और बात सिर्फ खादी की नहीं है, बात स्वदेशी की है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, आज तक मुझे तो नहीं नजर आया आप खादी पहने हुए। आप दूसरों पर सवाल उठाने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। के शर्मा को लीजिए कि क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार, क्योंकि आपका काम है सवाल उठाने का। मैंने कहा ना, विरोध के लिए विरोध करना है। वही जाति चश्मा, इस नकली जातिवाद से बाहर निकलिए। जातिवाद से जोड़ रहे हैं आप खादी। के शर्मा जी को लीजिए। के शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे भाई आपने पूछा ना। के शर्मा जी, बोलिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। सतीश प्रकाश जी ने सीधे अब खादी को जाति से जोड़ दिया। अरे स्वदेशी की कॉल दी है प्रधानमंत्री ने, लोकल पर वोकल होने की बात कर रहे हैं। देश में आर्थिक हालात की आप बात कर रहे हैं, लोकल पर वोकल होने में दिक्कत। देखिए ऐसा है, क्यों दिक्कत? बेस है, अगर वो सड़क के ऊपर है, आपने मैं आपको सुचेता जी को थोड़ा बंद करा दीजिए। एक मिनट सतीश जी अब उनकी बात सुन लेंगे। सतीश जी ऐसे नहीं। अब के शर्मा बोलेंगे, सुन लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद सवाल पूछिएगा। बोलिए के शर्मा जी। देश के प्रधानमंत्री ने पूछा है या नहीं पूछा है? देखिए, मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं सुचेता जी। हाँ। एक उदाहरण मात्र रख रहा हूं। जब पतंजलि की शुरुआत, अभी बाबा रामदेव आपके चैनल पे थे जी, जब पतंजलि की शुरुआत उन्होंने की थी, और पतंजलि ये कांग्रेस का गवर्नमेंट था, आपको ध्यान होगा संसद के जो है पटल पर इनके प्रोडक्ट को लेकर कांग्रेसी और कम्युनिस्टों ने किस तरह हंगामा मचाया था। टेबल में यानी पार्लियामेंट के अंदर रख के इनके ऊपर जांच कराने की बात की, और 157 केस उस समय उत्तराखंड में से यानी इनकी सरकार थी, 157 केस अकेले बाबा रामदेव की कंपनी पर इन्होंने दायर किया था, क्योंकि ये कम्युनिस्ट और ये कांग्रेसी चाहते थे कि स्वदेशी का विकास ना हो और इनको जो है केस में घेर लिया जाए। मैं कोई बाबा रामदेव की तारीफ वो करने नहीं बैठा, लेकिन मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एक स्वदेशी व्यक्ति को, क्योंकि इनका इंटरेस्ट विदेशियों से कमीशन खाना और भ्रष्टाचार करना था, इसलिए ये इसको प्रोडक्ट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। आज 5-6 सालों में आज देखिए उन्होंने मेहनत करके कितना बड़ा एक उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, और क्या क्या प्रोडक्ट उन्होंने लोकल लेवल पर स्वदेशी आधार पर नहीं निकाला। इसी तरह अमूल कंपनी को किस तरह बर्बाद किया कांग्रेसियों ने, और फिर बाद में उसको सुधार किया गया, और फिर अमूल कंपनी आज घर घर पर लोगों के पहुंची है। यदि हमारे पास इतने संसाधन है, हमारे पास इतनी योग्यता है, हमारे पास इतनी पावर है कि हम चाहे तो स्वदेशी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ आत्मनियंत्रण करते हुए कुछ लारी जी को लेंगे से अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। मैं लारी जी को ले रही हूं और कह दूं जो बात ये कह रहे थे, मैं एक जी बोलिए शर्मा जी बोलिए, उसके बाद मैं लारी जी बार सतीश प्रकाश जो खादी को जाति से जोड़ रहे थे, जोड़ने की बात करते, जाति की राजनीति उन्होंने की, जिन्होंने ये कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको तारिक अहमद लारी, ये बीएसपी का स्लोगन है, ये बीएसपी का स्लोगन है। ये पता है सतीश प्रकाश कि जाति की राजनीति करते हुए तिलक तराजू और ये 4 इनको मानो जूते 4 ये वर्ड देने वाला ये बीएसपी का समर्थक
इससे पूछिए। मैं आपसे मैं सुनिए, मैं लारी जी के पास जा रही हूँ। देखिए, मैं यही चाहती हूँ, मेक इन इंडिया और स्वदेशी की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जातिवाद नहीं है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहती हूँ कि महाभारत में आज उस तरह की बात भी हो। हमें स्वावलंबन और स्वदेशी की बात करनी है, किस तरह भारत ने आगे बढ़ना है। लारी जी, मैंने तो देखा है और मेरे दर्शक जो देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि कोरोना के समय कैसे घर घर में मास्क बन रहे थे, कपड़े के मास्क, गमछे की बात की थी प्रधानमंत्री ने। ये छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूं, किस तरह से कितने लोगों ने घरों में मास्क बनाने का काम शुरू किया, उन्हें बाहर बेचने का काम शुरू किया। यही तो है मेक इन इंडिया, यही तो है घर के भारत के अंदर किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, परिस्थितियां जैसी भी हो उसमें अपनी उपलब्धियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, यही तो है मेक इन इंडिया। लारी जी। मैडम, मुझे दो मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं कुछ बातें ऐसी कहूंगा जो बोलिए। मैं ना किसी के विरोध में हूं ना किसी के पक्ष में हूं। जो अच्छी चीजें हैं मैं उसको अच्छा कहूंगा, जो बुरा है मैं उसको बुरा कहूंगा। सबसे पहले लोगों के दिल में ये सवाल आ रहा है कि आखिर 20 लाख करोड़ कहां से आएंगे, जब 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी की बात कर रहे थे। तो एक उड़ती उड़ती खबर मुझको मिली है कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन दे रहा है 2 महीने के बाद, मतलब जब से कोरोना का लॉकडाउन का हुआ है कि 2 महीना आप लॉकडाउन करिए, तो हम आर्थिक मदद के तौर पर विश्व के कुछ लोगों ने इंडिया के सहयोग के लिए वर्ल्ड बैंक को कहा है कि आर्थिक मदद के लिए इंडिया को आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है। तो उड़ती उड़ती खबर आई है। सर, अब उड़ती उड़ती खबरों पर यहाँ बहस करेंगे क्या? उड़ती उड़ती जो खबरें आप तक पहुंच रही है, अब मैं उन पर बहस करूं क्या? सुन लीजिए मैडम, पहले नहीं, आप खुद ही बताइए ना। बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। अरे मैम, पहले बात मैं बोलिए, उड़ती उड़ती खबरों पर बात करेंगे। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? 76 मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं उड़ती उड़ती खबर कह रहा हूं। जबकि मेरे पास मौजूद है वर्ल्ड बैंक का, ये मैं दिखाना नहीं चाहता था, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूं। खैर, वर्ल्ड बैंक अब से मामला सीधे ये संपर्क है है कि आपका, वो 20 सीधे लाख बता रहे हैं। करोड़ इन्होंने देने की बात कही है मैम, देने की बात कही है तो बहुत अच्छी बात है। और जो पैकेज इन्होंने दिया है, जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, अभी डिटेल में और भी चीजें आनी है। हर चीज का हम विरोध नहीं कर सकते हैं। हाँ। जो अच्छा होगा उसका अच्छा कहेंगे, जो बुरा होगा उसको बुरा कहेंगे। जैसे आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 करोड़ रुपया आपने जो मजदूर बेचारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे उनको नहीं किया, ये बहुत बुरी बात है। 16 मजदूर मारे गए, ये बहुत बुरी बात है। मजदूरों को डायरेक्ट कभी भी पैसा नहीं मिल सकता। एक सरकार थी विश्व में जिसने लोगों को गरीबी खत्म करने के लिए अपने नहीं, तो अभी जो वित्त मंत्री जानकारी दे रही है वो आपको गलत लग रही है क्या? इकोनॉमी गड़बड़ा गई। आप क्या कह रहे हैं कि लोगों को सीधे पैसा नहीं मिला, आप कह रहे हैं, तो मुझे टोकना पड़ेगा ना आपको। आपने सुना कि नहीं सुना? बात तो सुनिए, आपने वित्त मंत्री को सुना? तो लीजिए। अरे मैम, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए गए मजदूरों को, किसानों को, आपने किस आधार पर कहा? नहीं सर, ऐसे नहीं है ना कि मैं आपको बोलने दूंगी, आप जो भी बोलना चाहेंगे। पहले बात सुनिए। लोगों को पैसे नहीं मिले, किस आधार पर कहा? पहले एक बार बात तो सुनिए, फिर आप समझ जाएंगे। किस आधार पर कहा ये भी तो बताते जाइए ना, या फिर हम उड़ती उड़ती बातें करते रहेंगे? अरे बात नहीं सुननी होती तो बात ना किया करिए। लारी जी, बात तो सुना करिए। पैसे नहीं मिले, ये कैसे पता है आपको? मैडम, जो पैसे दिए हैं 1000 रुपया, चलिए मैडम, आपको 1000 रुपया देते हैं, महीना का खर्चा निकाल लीजिए आप। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पैसे नहीं मिले, ये कैसे? तो आपने ये क्यों कहा कि पैसे नहीं मिले? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, गलत जानकारी थोड़ी देने बैठेंगे आप यहाँ पर। उद्योगों के साथ जो पैकेज दिया है वही लोग जनरेट करेंगे। अब आप बोल रहे हैं ठीक है 1000 रुपए दिए। लारी जी, प्लीज स्पीक विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। डोंट यहाँ पर आकर आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते ना। आपने कहा कि पैसे कहाँ दिए, किसी को पैसे नहीं दिए। फिर जब मैंने आपसे कहा वित्त मंत्री ने क्या कहा, तो आपने कहा ठीक है दिए 1000 रुपए। ऐसे नहीं होता है। लारी जी प्लीज, आपको फैक्ट्स तो बोलने पड़ेंगे ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगी। आप बात ही, अरे मैडम थोड़ा अपने मुंह को थोड़ा कंट्रोल करिए, जबान को कंट्रोल करिए। पहले बात पूरा ये कोई भाषा नहीं है बोलने वाली। क्या कह रहा था? ये कोई बात नहीं। लारी जी, मुझे इस भाषा से आपत्ति है, प्लीज। मुझे इस भाषा से आपत्ति है। दिस इज नो वे टू टॉक। लारी जी, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का।
ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे बोल सकती हूँ कि झूठ पर लगाम लगाइए, आप झूठ पर लगाम लगाइए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं आप झूठ पर लगाम लगाइए। आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकते, आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। ये आकाश जिंदल जी, आकाश जिंदल जी, ये लारी जी जैसे लोग यहाँ झूठ फैलाने आते हैं, बस इन्हें लगता है यहाँ आकर बोल देंगे कुछ भी, हवा हवाई बातें ही करते हैं। आप सुनिए, आप सिर्फ हवा हवाई बातें करिए। मैडम हवा हवाई बातें, आप हवा हवाई बातें करिए सर, यहाँ पर तथ्यों पर बात होती है, हवा हवाई बातें नहीं होती। आकाश जिंदल प्लीज बताइए, आकाश जिंदल आप बताइए, मुझे ऐसे हवा हवाई लोग नहीं चाहिए, ये हवा हवाई लोग नहीं चाहिए मुझे। बोलिए आप आकाश जिंदल। जी मैं कुछ फैक्ट्स बोलना चाहता हूं। बोलिए। आज जो पैकेज अनाउंस किया गया है वो बहुत ही प्रैक्टिकल पैकेज है। आज जो पैकेज अनाउंस किया गया है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, मैं इकोनॉमिस्ट लारी जी, अब आपको मुंह पर लगाम लगानी पड़ेगी। प्रैक्टिकल पैकेज है। आज जो एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का जो है कोलेटरल फ्री लोन सैंक्शन किया गया है, वो रामबाण साबित होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए। हमारे मित्रों को बता दूं कि आज की अनाउंसमेंट सिर्फ एक पहला एपिसोड है इस सीरीज में। इस तरह की कई अनाउंसमेंट्स आएंगी। एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है और आज लिक्विडिटी का शिकार था, तो ऐसे में उसके पास लिक्विडिटी कम थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बहुत ही प्रैक्टिकल। आकाश जी मैं एक अनुरोध करूंगी, बहुत से लोग एमएसएमई नहीं समझते हैं, आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा बताइए। जो छोटे उद्योग हैं, जी जो छोटे उद्योग हैं, जी थोड़ा ऐसे बताएंगे तो लोग ज्यादा समझेंगे। जी एमएसएमई का मतलब आम भाषा में बताऊं तो हमारे छोटे कारखानेदार, जो हमारी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कहीं पे 20 कर्मचारी हैं, कहीं पे 60 कर्मचारी है, कहीं पे 80 कर्मचारी हैं। और सुचारिता जी आपको बता दूं पूरी जिम्मेवारी के साथ, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बात सुन ले। ये लोग हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये लोग सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करते हैं। जिस मजदूर भाई की आप बात कर रहे हैं जो 15,000 पे 20,000 पे महीना कमाता है, उसको रोजगार प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा दारोमदार एमएसएमई पे है। आज जो डिसीजन हैव बीन टेकन टुडे, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल डिसीजंस। ये ऐसे डिसीजंस है कि इमीडिएटली एमएसएमई सेक्टर में जान फूंक देंगे, उनको लाइफलाइन देंगे, उनको लिक्विडिटी दी जाएगी। आज देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, एमएसएमई सेक्टर, हमारे छोटे व्यापारी भाई कहते थे पैसे की किल्लत है, तो उस पैसे की किल्लत को रिमूव करने दिया गया है। मेरे ये भाई मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं इनको एक्सप्लेन तो कर दूं। कोलेटरल फ्री लोन यानी बिना कोई चीज गिरवी रखे आपको लोन दिया जा रहा है, जिसके अंदर पहले 1 साल तक आपको उसकी किस्त भी नहीं देनी। इससे बढ़िया कौन सी सरकार आपके साथ आके खड़ी होगी? आकाश जी ये भी थोड़ा समझाइए कि यही तो समय है मैं खुद जब बाहर के देशों से इस वक्त कोरोना के चलते संपर्क लिमिटेड है, टूटा हुआ है। ऐसे में जो योजनाएं बनेंगी वो भारत में स्वदेशी को ही बल देंगी। जो कारखाने हैं, छोटे कारखाने, छोटे उद्योग, वो स्वदेशी को ही बल देंगे। सतीश जी बिल्कुल नहीं, अगर आप परमिशन देंगी तो ही बोलूंगा, बीच में बोलेंगे नहीं आप। मैं आपकी मोदी कथा में शामिल होने के लिए नहीं बैठा दिया है। आप सुनिए, आप लिंचिंग कराती है लोगों के लिए, है ना, अपने गेस्टों से लिंचिंग कराती है आप। आपने कहते शर्मा आपने क्यों नहीं रोका? आकाश जी 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप सतीश जी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर के शर्मा जी, हाँ सुनिए, आप सुनिए ना, बोलिए। आप पत्रकार है ना, बोलिए। आपका काम है डिबेट को मेंटेन करना। और आपका काम है कि बतौर गेस्ट तब बोलना जब आपको समय दिया जाए, सबके समय में नहीं बोलना, सबके समय में नहीं बोलना, हाईजैक नहीं करना, नॉन स्टॉप नहीं बोलना। कई बार समझा चुकी हूँ आपको, कई बार बोल चुकी हूँ आपको सतीश जी, नॉन स्टॉप आप बोलते हैं। कुछ रूल्स और डिबेट आपको भी पता होने चाहिए ना, बहुत वरिष्ठ हैं आप, मैं हर बार तो नहीं समझाऊंगी आपको। आकाश जिंदल जी मैं चाह रही हूं कि थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। सवाल सिर्फ एक है, मतलब है हमारा छोटा कारखानेदार भाई साहब आपको हाथ जोड़ के कारखानेदार भाई साहब आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कृपया मुझे बात रखने का मौका दीजिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, एक इकोनॉमिस्ट हूं, आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। हमारा छोटा कारखानेदार भाई जो 20, 40, 60, 50, 200 लोगों को रोजगार देता है, आज 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। ये CMIE का डेटा है। तो इसलिए बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड जो है डिसीजन है। इससे जिन भाइयों का रोजगार गया है, जिनकी नौकरियां गई हैं, उनको नौकरियां मिल जाएंगी। हर पॉलिटिकल पार्टी और हर व्यक्ति यहां बात कर रहा है मजदूर भाई की। ये डिसीजन हमारा मजदूर भाई जो 500 से 700 रुपए दिहाड़ी कमाता है, उसको
बहुत बहुत फायदा देगा। प्रैक्टिकली इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये डिसीजन सुन तो ले, इसका मतलब क्या है कि बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए आपको टोटल 3 लाख करोड़ तक का लोन मिलेगा और पहले साल आपको किस्त भी देनी नहीं पड़ेगी। तो सरकार आपके साथ मजबूती से आके खड़ी हुई है। इससे ज्यादा कोई सरकार क्या करेगी? आज आपको कह रही है बिना कुछ गिरवी रखे आप लोन लीजिए, सरकार उसके लिए गारंटी ले रही है, सरकार आपके गारंटर के रूप में खड़ी है। पहले साल आपको कोई किस्त नहीं देनी है। साथ ही साथ लिक्विडिटी की और कई स्कीम रखी गई हैं। आत्मनिर्भर भारत, सुचारिता जी एक चीज आपको बता दूं, ये मौके का बहुत बढ़िया फायदा हमारी सरकार उठा रही है क्योंकि चाइना को लेकर दुनिया भर में नफरत पैदा हो रही है। अमेरिका हो, यूरोप हो, जी सतीश जी बोलिए। आत्मनिर्भर भारत जो है एक बहुत बढ़िया चीज है। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को ठीक है, आकाश जी रुक जाइए, सतीश जी बोल रहे हैं, 1 मिनट उनके सवाल सुनिए पहले। भारत का जो कॉन्सेप्ट, हाँ बोलिए। देखिए सुचारिता जी, ये सच है कि किसी हमारे देश का कुटीर उद्योग हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। लेकिन एक सवाल पूछूंगा ना आपसे कि यही कुटीर उद्योग जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की बात करी और उन्होंने कहा कि जो हमारे मजदूर भाई काम कर रहे हैं, मैं सारे छोटे छोटे उद्योगों से, बड़े बड़े उद्योगपति से ये निवेदन करता हूं कि आप मजदूर का ध्यान रखना, जब तक लॉकडाउन रहे उसका रोजी रोटी का ध्यान रखना। आज सड़क पे मजदूर क्यों है? सपोर्ट कीजिए देश को, उसकी 12 करोड़ लोग काम करते हैं। मैं कटोरे प्रोफेसर आगे को लीजिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये पैकेज मिलने से क्या उनका व्यवहार चेंज हो जाएगा? अगर उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है तो साथ में उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो तय हो। सरकार को कैसे कितने लोग हैं या ऐसे कितनी इंडस्ट्री के लोग हैं कि जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी की बातें नहीं मानी, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? भाई आप सुनिए ना, देखिए इकोनॉमी में कुटीर उद्योग भी मानव बेस है, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही है ना। अगर आप अपने श्रमिक को ऐसा नाराज करके गांव में धकेल देंगे, बिना मजदूर के कुटीर उद्योग नहीं चल सकता। आप ये मान लीजिए, आपकी इकोनॉमी की ताकत आपका श्रमिक है, आपका श्रम बल है। और ये उदाहरण है चाइना का। चाइना ने अपना जो मैनेजमेंट है, जो मानव रिसोर्सेज है, उसका बेहतर मैनेजमेंट किया, एक बड़ी इकोनॉमी उसने खड़ी की। आज इंडिया के पास एक मौका है, ठीक है, उसके पास बहुत बेहतर जो आपका श्रम है, उस श्रम का उपयोग। सतीश जी आप जो बात कर रहे हैं, मैं प्रोफेसर रागी के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, सतीश प्रकाश सवाल उठा रहे हैं कि श्रमिक और मजदूर अगर गांव चले गए, कस्बों में वापस चले गए तो कैसे होगा वो काम, वो लघु उद्योग कैसे चलेंगे जब आपके पास लेबर नहीं है? सवाल उनका ये। देखिए 2 स्थितियां हैं यहां से। एक तो जो लॉकडाउन के कारण जो लघु और मंझले उद्योग हैं, उनको जो परेशानियां हुई है, उनका जो प्रोडक्शन रुक गया है, ऐसी स्थिति में कई लोग वो कहां से अपनी सैलरी दें, कहां से वो प्रोडक्शन से फिर से शुरू कर सकें। तो ऐसी स्थिति में ये रामबाण का काम करेगा। और सिर्फ यही स्थिति नहीं, देखिए आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप सारे लोगों के जेब में पैसे डालें, जो वो खर्चे के लिए पैसे डालें, जो खाना खाएं और खत्म हो जाए। दूसरा है कि आप पैसे इसलिए डालें ताकि वो प्रोडक्टिव एसेट के रूप में काम करना शुरू करे और उससे कैपिटल मल्टीप्लाई कर सके, उससे प्रोडक्शन मल्टीप्लाई। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, बट एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति 1 लाख रुपया बैंक से लेता है और बैंक से वो अपने एक्सपेंडिचर रिलेटेड पे, कपड़े पर, पे और अन्य चीजों पर, संसाधन, होटल में खाना खाने के लिए उससे प्रयोग कर डालता है। दूसरा वही है कि 1 लाख रुपया जो है उससे वो ऑटो खरीदता है और ऑटो खरीद करके अपनी जीविका को शुरू करता है, वो अर्न करता है, फिर दूसरा ऑटो खरीदता है, फिर तीसरा ये मल्टीप्लाई करता है। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री की जो योजना है, एक प्रकार से ये जो प्रोडक्टिव प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसकी एक नई आधारशिला रखती है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी तक आपने जो अर्थव्यवस्था की जो नींव रखी थी वो शहर केंद्रित रखा था। आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कोई आपके इकोनॉमी का इस प्रकार का डेवलपमेंट नहीं था। ये गांधी जी की थी व्यवस्था, और यही दीनदयाल जी भी कहते थे, डिसेंट्रलाइज और ग्रामीण स्तर पर आपके पास लोक विद्या भी है, जिसे गांधी जी कहते थे। लोक विद्या के
आधार पर आज हम उसे पढ़ाते हैं कि आपका इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम क्या है। हाँ। आप उसके बेसिस पर आप बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग ब्लॉक लेवल ले लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप खड़े कर सकते हैं। मैं के शर्मा जी को ले रही हूँ एक बार। के शर्मा जी और लारी जी को लेंगे। के शर्मा जी, अब बड़ी बात यह है कि जो पूरा एक ब्लूप्रिंट सामने रखा है वो एक कड़ी में अभी रखा गया, अभी कई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा शर्मा जी, बड़ा महत्वपूर्ण होगा आने वाली राह। देखिए सुचेता जी, ये ठीक कहा अभी आपने कि आज ये पहला दिन था और सूक्ष्म और लघु उद्योग के क्षेत्र में जो है आज जो घोषणाएं थी वो की गई हैं। देखिए, इसको जब आपने अमली जामा की बात की तो आपने देखा होगा तत्काल योगी जी का एक प्रेस आया, उन्होंने भी प्रेस को संबोधित किया। योगी जी ने एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग यदि कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। 36,000 यूनिट है। 36,000 यूनिट के लिए उन्होंने कल ही लोन मेला का आयोजन किया हुआ है और इसकी घोषणा एक दिन उन्होंने पहले की थी और कल वो 2,000 करोड़ रुपए का लोन जो है पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यही बात बताइए, आप जो बात कह रहे हैं, इस लोन मेले में लारी जी कौन जाएगा जी? इस लोन मेले में कौन जाएगा लोन मांगने, और वो क्या उत्पाद करेंगे, क्या उत्पादन होगा जो लोग जाएंगे उस लोन मेला में? मैं बोलूं? लारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप बात कर लीजिए मैडम, पूरी आवाज आपकी आ रही है, बहुत साफ आ रही है। मेरी बात आपने सुनी नहीं, मैं क्या कहूं उसमें? मैंने आपसे जो बातें जिंदल साहब कह रहे थे वही बातें मैं कह रहा था। हाँ। नहीं मैम, आप जो बात, आप मेरी पूरी बात नहीं समझी। मैं बात को जब शुरू करता हूं तो मैं उसको खत्म भी करता हूं, और उसको जब आप सुनती तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ लेती कि मैं कह क्या रहा हूं। जो जिंदल साहब कह रहे थे मैं वही कह रहा था, और मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज में क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं होता है जी। कुछ चीजें क्रिटिसाइज करने की जो है उस पर क्रिटिसाइज जरूर करे आदमी। अब आप मुझसे कहने थे कि मैं हवाबाजी की बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल पे किसी और का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है कि ऐसे ऐसे 76 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। लीजिए, मैं खुल के कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि आप लोग को बुरा लगता है कि आप सब दूसरे चैनल या न्यूज़पेपर की बात अगर देश, सुनिए सर, मुझे लारी जी एक बात बताइए, क्या पहले कभी देश ने कभी कोई लोन नहीं लिया? आप जानती हैं मैम, आप पर्सनली मेरे बारे में जानती हैं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। लारी जी सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि जब घर में आपदा आती है तो कभी लारी जी ने लोन नहीं लिया क्या? जब आपके घर कभी घर में आपदा आती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या लारी जी ने लोन नहीं लिया कभी? हमने तो लिया है सर अपने घर के लिए। वही मैं कह रहा हूँ मैम, वही तो उसमें दिक्कत क्या है? कह रहा हूँ, कोई भी आदमी, कोई एक देश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ। उसने सारे गरीबों को पैसा बांटा, उस देश की इकोनॉमी खत्म हो गई। अगर आपको गरीबों को ऊपर उठाना है तो आपको माध्यम चाहिए, और माध्यम उद्योग ही है, चाहे लघु उद्योग हो चाहे बड़े उद्योग हो। उनको जब आप सहूलियतें देंगे तभी उनको फायदा नीचे भी मिलेगा, तभी वो सैलरी दे पाएंगे। मैं आज की बात कर रहा हूं, आपकी बात अगर कह दे लारी जी सुनिए, आई एम रेडी टू वर्क। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूं कि जब के शर्मा कह रहे हैं कि लोन मेला लगेगा, वहां आकर लोग लोन ले सकेंगे तो छोटे उद्योगों को ही तो बढ़ावा मिलेगा। इस समय कोई लेकर लोन बाहर के उत्पाद तो बना नहीं रहा है, तो वो किस तरह से भारत की ही चीजें बनाएगा, स्वदेशी ही बनाएगा उस लोन के जरिए। इसी बात की पहल की गई है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि यही एक नई शुरुआत होगी आने वाले समय के लिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।